प्रोग्राम में इस वक्त बल्कि प्रोग्राम में क्या पाकिस्तान में इस वक्त मौसम के साथ साथ सियासी और इंतज़ामी माहौल शदीद गर्म चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मग़वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत हुई है, जिसका तहरीरी हुक्मनामा अब से बल्कि कुछ देर पहले जारी हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल यह तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया है, जिसके मुताबिक अदालत ने सेक्टर कमांडर ISI और MI डायरेक्टर IB और दाखिला और दिफा के सेक्रेटरीज को 29 मई को तलब किया है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने वज़ीर क़ानून और सेक्रेटरी क़ानून को बतौर अदालती मावन बुलाया है। हुक्मनामे में मिसिंग पर्सनस के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म भी जारी किया गया है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया है। पुलिस हुक्काम ने बताया है कि मग़वी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, वो जल्द ही मुतल्लका जगह और लोगों तक पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब करते हुए कहा है कि जजेस किसी की बी टीम नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं चाहते, तहम अदलिया का एहतराम न करने वाला कोई तवक्को न रखे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद कहा कि ये अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बना, बल्कि इंसाफ के लिए कायम किया गया है। सियासी गर्मा गर्मी की तो अगर हम बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस तनाव में मुल्की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से पहले ही अपना बजट पेश कर दिया है। सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात 1754 अरब रुपए, जबकि कुल अखराजात 1656 अरब रुपए हैं। यूं बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। इधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और वफाकी इंतज़ामिया के दरमियान जो मामलात हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद के सेक्टर G84 में तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया है। CDA का कहना है कि कमर्शियल प्लॉट पर बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल तामीर की गई थी। इस दौरान मज़ामत करने पर PTI के कई कारकुनों के खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने CDA के ऑपरेशन को गैर कानूनी करार देते हुए अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। इस सारे मामले पर बात कर प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले तो सर मैं ज़रा जो शायर फरहाद अहमद की बाजियाबी केस के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। अब बुलाया गया है कमांडर ISI, सेक्टर कमांडर को, MI को, डायरेक्टर IB को 29 मई को तलब किया गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से तमाम केसेस को कह रहे हैं कि बराह रास्त नशर किए जाएं, जो भी वहाँ पर समातें होंगी उसका हुक्म दिया गया है। माजी में हमने देखा है इस तरह के जो भी फैसले होते थे तहरीक इंसाफ इन फैसलों के अगेंस्ट नज़र आती थी और इस वक्त आप लोग इन तमाम फैसलों के साथ खड़े हुए हैं। पिछले दौर में, आपके दौर में आपका मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील होता था। सर ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त में अगर कभी इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपका मौक़िफ़ वही हो जो इक़्तिदार में हुआ करता था? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई किसी से ना बड़ा है ना छोटा है। हर शख्स की अपनी अपनी डोमेन है, अपनी ड्यूटी करते हैं और जब सब मिलके अपनी अपनी ड्यूटी सही करते हैं तो उससे एक मजबूत पाकिस्तान बनता है। डिफेंस फोर्सेस मुल्क की दिफा की जिम्मेदारी पूरी करते हैं बॉर्डर्स पे। इंटेलिजेंस एजेंसीज अंदर दुश्मन के सांप और बिच्छू जो हैं उनको कुचलते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, सीक्रेट सर्विसिंग करते हैं, अदलिया इंसाफ देती है और मुक़न्नना इंतज़ामिया जो है वो कानून साजी और मुल्क चलाते हैं और बाकी आप सब जर्नलिस्ट सबका एक रोल है। मसला वहाँ पैदा होता है जब अपनी डोमेन से कोई निकलता है। अगर अदालत आइन के मुताबिक किसी को भी बुलाती है तो अदालत जाने से किसी की इज्जत जो है वो कम नहीं होती और मैं समझता हूँ कि अदालत में पेश होने से आपकी इज्जत बढ़ती है। जब मुल्क के वज़राए आज़म पेश हुए हैं माजी में, बड़े बड़े लीडर्स पेश हुए हैं, तो अगर अदालत बुलाते हैं दिफा के इदारों के कुछ अफसरान को
तो मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए और वहाँ उनसे जो भी सवाल होगा वो देंगे जवाब। किसी की मेरा नहीं ख्याल किसी की किसी ज़ातियात है, और इससे तो मुल्क मजबूत होता है एहतसाब से या अकाउंटेबिलिटी से। हाँ, किसी की ज़ाती तस्दीक नहीं होनी चाहिए, किसी की ज़ात को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उस लेवल पे जो है जहाँ ये काम होते हैं, इतने टॉप लेवल पे जब इतनी बड़ी अदालत बैठती है, वहाँ ज़ातियात नहीं टच होती, वहाँ आईनी मसाइल और मुल्की मामलात ही एक इज्जत के पैराए में मेरे ख्याल में वो डिस्कस होते हैं और होने भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अली भाई ये बताइए कि कल रात पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पर ऑपरेशन हुआ है, आप लोग इसको गैर कानूनी ऑपरेशन कह रहे हैं, सीडीए कह रहा है कि ये बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हुई है, कानूनी एक्शन हुआ है, हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। सीडीए ने आपको 4 नोटिस भेजे और उसके बाद कार्रवाई की गई। एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा, साथ में ये भी कि जो ओनरशिप है सरताज अली साहब के नाम से आ रही है सामने, कौन है ये सरताज अली? देखिए, नोटिस आज बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे कोर कमेटी मीटिंग में, और उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि नोटिस जो हैं हमारे ऑफिस को रिसीव ही नहीं हुए, बल्कि ये जो शख्स जिनका आपने नाम लिया मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन उनसी जगह 2020 में मेरे ख्याल में परचेज हो चुकी भी थी। तो सीडीए वाले जो हमारे मेहरबान दोस्त हैं वो शायद पुराने मालिक कोई नोटिस भेजते रहे, तो उनको ये तो चेक कर लेना चाहिए था कि ओनरशिप चेंज हो चुकी है, जिसकी डॉक्यूमेंट्स हमारी सेंट्रल ऑफिस ने बाकायदा पेश किए मीडिया के सामने। तो नोटिस जो है वो रिसीव नहीं हुए। और बाकी एनक्रोचमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, हम क्यों एनक्रोच करेंगे? तीसरी बात यह है कि प्रॉपर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का तो इशू ही नहीं है, बिल्डिंग तहरीक इंसाफ की मलकियत है, उसका तो इशू ही नहीं है। और अगर आपने एनक्रोचमेंट्स पे जाना है तो उसमें एक बात मैं अलबत्ता करूंगा, मैं किसी गलत अमल को तो डिफेंड नहीं करता, हमारी इंक्रोचमेंट्स वहां पे नहीं है। अगर कोई गलत चीज होगी तो उसको भी ठीक करने के जायज तरीके हैं, उसको भी दिन में आप आ सकते हैं, आप प्रॉपर नोटिस दे सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही एक ऑफिस इनको नजर आया? यहाँ तो बड़ी बड़ी जगह हैं जिनके इंक्रोचमेंट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं एक रोड का नाम लूंगा तो हो सकता है आपके प्रोग्राम में बीप आ जाए। तो क्या हो गया था अचानक रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ पे बुलडोजर चला दिए? इनका क्या ख्याल था? उनका नजरिया सेंट्रल ऑफिस की बिल्डिंग की ईंटों में है, मुझे ओनरशिप के बारे में तो बता दें, किसके नाम पर है ये जगह? देखिए, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मलकियत है जो 2020 में चेंज हो चुकी है। तो उनको अगर नोटिस भेजने थे तो वो तहरीक इंसाफ को भेजने चाहिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जो हमारे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर हैं, सेक्रेटरी जनरल है उमर यूब खान है, यारूफ हसन साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, किससे इन्होंने इसकी वसूली करवाई है? कोई वसूली के कोई कागज हैं या अपने दफ्तर के अंदर ही कोई रात के अंधेरे में? मुझे एक बात बताएं, हो क्या गया था जो कल रात के अंधेरे में इतने सारे बुलडोजर और पत्नी कितने 100 पुलिस भेजे? क्या ये ऑफिस कहीं भाग रहा था? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सारे ऑफिस की सब इंक्रोचमेंट, सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ ठीक हो गया था? एक तहरीक इंसाफ का ऑफिस रह गया था। मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है इनकी नीयत में, वरना रात के अंधेरे में इस तरह ना आते, दिन की रोशनी में आते। अली भाई, जिन तामीरात को सीडीए ने गिराया सर, ये तामीर कब हुई थी? एक तो ये बता दीजिए, दूसरा कि इनमें कुछ चीजें तो ऐसी थी जो 4 दीवारी के दफ्तर की 4 दीवारी से बाहर थी, उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये मौका तो क्योंकि आपने खुद दिया ना सीडीए को। पिटिशन की है और फिर वाले इंशाल्लाह अदालत में हमारा पूरा मौक़िफ़ आ जाएगा और बाकायदा डैमेजेस सूट भी हमारी जमात जो है सीडीए पे करने जा रही है। ये कोई तरीका नहीं है कि रात के अंधेरे में इस तरह से बुलडोजर भेज दें। ये कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी फार फ्लंग एरिया में नहीं है, दारुल खिलाफा है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है जो चंद साल पहले तक पूरे मुल्क में जिसकी हुकूमत थी। इसका मतलब है कि जड़ों में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जड़ों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की चारों सूबों में उसके पीछे अवाम की बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। तो इतनी बड़ी जमात के सेंट्रल ऑफिस पे इस तरह से दावा बोलना, ये कहाँ की इंसानियत है? अगर आप सियासी जमातों के ऑफिस के साथ ये करेंगे तो फिर आप रास्ता खोलते हैं उन लोगों के लिए जो सियासत नहीं करते, जो गलत लोग हैं, जो मुल्क में नहीं करते हैं, उनके ऑफिस तो सारे खुले हुए हैं। तहरीक इंसाफ का ऑफिस आपको नजर आता है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आपकी पार्टी के मरकजी सदर हैं परवेज इलाही साहब, इनको रिहाई मिल गई है। टाइमिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माजी में मुक़्तदरा के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे मरासिम रहे हैं परवेज इलाही साहब के, यहाँ तक कि उन्होंने पीडीएम के बजाय आपकी पार्टी को चूज़ भी किया था तो जनरल बाजवा के कहने पर ही किया था। इस वक्त कुछ कर सकते हैं?
परवेज़ इलाही साहब सीनियर सियासतदान हैं। मेरे ख्याल में आप समेत किसी को भी ये तवक्को नहीं थी, मुझे भी, कि परवेज़ साहब उम्र के इस हिस्से में, जब वो 70 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है और वो बीमार भी रहते हैं, वो इतनी तवील सोबत जेल की बर्दाश्त कर पाएंगे। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब ने अपनी हिम्मत और हौसले से सबको हैरान किया है। और सदर हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन ज़ाहिर ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं। कुछ दिनों में आप उनको एक्टिव भी देखेंगी और इंशाल्लाह उनके आने से तहरीक इंसाफ को पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर में, पंजाब में बहुत तक़वियत मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। आप पीटीआई ने अपने तमाम जितने भी रुपोश रहनुमा हैं उनको इस वक्त सामने आने का हुक्म दिया है। इसकी कोई ख़ास वजह है? टाइमिंग ये इम्पोर्टेंट है बड़ी, क्योंकि इससे पहले हमाद अज़हर साहब सामने आए तो उसके बाद उनको पेशावर जाना पड़ गया। बाकी कैसे आएंगे सामने? खान साहब के साथ परसों मुलाकात थी मेरी, कुछ वकला भी थे, केस के दौरान मिले। तो खान साहब ने असलम इकबाल भाई और हमाद को उन्होंने हुक्म दिया है कि वो अब निकलें, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी बाहर आए हैं और वो भी निकलें ताकि तहरीक इंसाफ पंजाब में थोड़ी तगड़ी हो। और अगर प्रोटेस्ट की तरफ और मार्चेस की तरफ, जलसों की तरफ, जुलूसों की तरफ अगर जाना हो तो वो ग्राउंड पे हो और जाहिर है वो फेस करेंगे जो उन पे चार्जेस हैं, अदालत में इंशाल्लाह फेस करेंगे। तो खान साहब के हुक्म पे असलम इकबाल साहब और हमाद जो हैं वो आए हैं। और मुस्कुराने वाली बात यह है कि हमाद की एक ट्वीट आज मेरी नज़र से गुजरी। हमाद का एक बहुत खूबसूरत पालतू जो है वो कुत्ता है, उसको सुना है छापे में उनके घर से, जो उनके वालिदैन को भी तंग किया, बुजुर्ग वालिदैन को, और उनकी ट्वीट के मुताबिक उनका कुत्ता कुछ चुरा के पुलिस वाले ले गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये आपके किसी काम का नहीं है, ये वफादार है और हमाद वफादार है, तो उसको आप वापस करें, कम से कम ये तो ना करें। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं अली भाई, ये पीटीआई की तरफ से एक ऐलान हुआ गोल मेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। असद कैसर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होना चाहिए, वो भी होंगे इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। चले, मौलाना साहब की बात तो बहुत दूर रह गई, ये तो वो कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ज़ाहिर है एक बड़ी मूवमेंट जो है वो जान जोखों का काम है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर साहब जो हैं वो अपनी जान लड़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन की मूवमेंट है उसको वो कामयाब कर सकें। ज़ाहिर है आसान काम नहीं है बड़ी जमातों को साथ लेके चलना, लेकिन उनकी एक 2-3 मुलाकातें जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुई हैं, अच्छी हुई हैं। वैसे एक बेहतरी हुई है इन मुलाकातों का कि हमारे स्टेज से उनके खिलाफ कोई गलत नारा लगता था, वो अब इंशाल्लाह नहीं लगेगा। और उन्होंने बिल आखिर इमरान खान साहब की 27-28 साल की सियासत के बाद इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहने को उन्होंने सियासी बयान करार दिया, जो मुख्तलिफ में वो खबर आई और बिल आखिर उन्होंने मुसलमान तस्लीम कर लिया। तो ये भी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सियासत की कि दो बड़ी जमातें जिनमें बड़े तल्ख हालात गुजरे हैं, अब वो सियासत में आगे जा रहे हैं। सियासत में तलखियां कम होनी चाहिए, हुई हैं दोनों जमातों में, मैं इसको खुशाइन समझता हूँ। लेकिन कल की जो मुलाकातें हैं उसमें इत्तेहाद पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ मौलाना साहब के साथ, इसकी क्या वजह है? मैं तो मुलाकात में नहीं था, ज्यादा डिटेल का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अच्छी मुलाकात हुई है और एक दूसरे से ताउन पे उन्होंने बात की है और एक दूसरे के साथ आगे चलने पे भी उन्होंने बात हुई है। ज़ाहिर हो सकता है कुछ वक्त हो एक मुश्तरका एलामिया जारी करने में, लेकिन एक अच्छी मुलाकात हुई है और एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुना भी गया है और उसके एक दूसरे के साथ इस नुक्ते पे सपोर्ट की भी मेरे ख्याल में बात हुई है कि धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का, तो फजल रहमान साहब भी धांधली के खिलाफ हैं। ये भी अच्छी बात है कि फजल रहमान साहब धांधली के खिलाफ। लेकिन ये गोल बेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ये वजह नहीं बताई आपने? मेरे ख्याल में उस पर बेहतर है कि साबिक स्पीकर असद कैसर साहब जवाब दे पाएं, क्योंकि वो उन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने जमात इस्लामी को भी दावत दी थी इत्तेहाद के हवाले से, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होने से इनकार किया है जमात इस्लामी ने। देखते हैं आगे क्या मामलात होते हैं। जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात है, उसूलों पे चलने वाले लोग हैं, हमारे साथ माजी में चले भी हैं। सूबे में 5 साल हमारी उनकी मुश्तरका एक कामयाब हुकूमत चली है। मैं तो तवक्को रखता हूँ, क्योंकि मुनव्वर हसन साहब के बाद सराज साहब ने जिस तरह जमात को चलाया और अब हाफिज नईम रहमान साहब की उन्होंने तो अपनी इज्जत बढ़ाई है, जो उन्होंने
एक खैरात में दी जाने वाली सीट को वापस किया, बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया कि मैं फॉर्म 47 पे जीतना नहीं चाहता। मेरी हल्के की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो मैं क्यों उनके वोट बैंक पे डाका डालूं।